लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्लियर किया था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज एंड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। और आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड द थर्ड इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये तीनों चीजें कवर करने के बाद में देन आफ्टर वी विल मूव फॉर कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। देखो यूनिट ऑफ चार्ज तो वैसे सबको पता है, सब लोगों ने सुन रखा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, बिल्कुल आप बोल भी रहे हो। क्या होता है चार्ज की यूनिट, आप सही समझ रहे हो, कूलम्ब होता है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। लेकिन ये एक यूनिट है जिसको हम लोग एमकेएस सिस्टम में यूज करते हैं। ये जो कूलम्ब यूनिट है ये एक्चुअली एमकेएस सिस्टम में है, यानी एसआई यूनिट है चार्ज की। इसके अलावा सीरियस सिस्टम में इसी चार्ज की जो यूनिट होती है वो होता है ईएसयू। and 1 ESU is equal to 1 ESU is equal to 3 into 10 to the power minus 9 कूलम। याद रखिएगा, ये सब चीजें काम आती है फ्यूचर में। तीसरी तीसरे यूनिट के बारे में मैं बताता हूँ, 1 EMU। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, कभी कभी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं ये सब चीजें। 1 EMU इज इक्वल टू कितना होता है, ये भी एक्चुअली चार्ज की यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है 1 EMU इज इक्वल टू होता है 10 कूलम। और जो चौथी यूनिट में बताने वाला हूँ, इट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज 1 फैरेड। 1 फैरेड इज इक्वल टू कितना होता है 96500 कूलम। यानी आपको सबसे बड़ी यूनिट क्या लग रही है बताइए, फैरेड। तो हम लोग एसआई यूनिट को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ईएसयू कहीं कहीं आपको न्यूमेरिकल्स में मिल देगा, फिर उसके बाद में ईएमयू है एंड फैरेड है। हम बेसिकली कितने यूनिट्स के बारे में जान गए, कूलम्ब्स के, हाँ, चार्ज के ही 4 यूनिट के बारे में जान गए। अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज में बताने वाला हूँ, चार्ज कैसा होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एक सिस्टम है, सिस्टम में यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे किसी पार्टिकल का चार्ज है 1 कूलम। इसका मतलब ये हुआ इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6 कूलम है। दिस इज कॉल्ड द एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड वन बिग थिंग, अगर मैं चार्ज के बारे में बताऊं तो चार्ज की जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे बोलते हैं कि कभी भी अगर ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो, कभी भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तो वो चार्ज का कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पर एक एटम लिया था ए, ये कोई बिगर एटम था बी। दिस इज द स्मॉलर एटम ए एंड दिस इज द बिगर एटम बी। अब अगर इन दोनों एटम्स की मैं बात करता हूं तो आपको भी पता है कि बी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने वाला है ए की तरफ में। अगर हम एक दूसरे को कैसे करते हैं बताइए, चाहे फ्रिक्शन मेथड से करें चाहे कंडक्शन से करें। अगर ट्रांसफर बी से ए की तरफ में इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो होगा कैसे, वो होगा कैसे, या तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी कि जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पता है अगर 3 आया तो कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ये जो अगर 4 आया तो चार्ज कितना हो गया बताइए 4 इलेक्ट्रॉन। अगर पता ही नहीं है कि कितना आया तो चार्ज कितना हो गया बताइए, Q इज इक्वल टू एन ई। यानी क्वांटाइजेशन जो चार्ज का ये बताता है कि कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन, यानी जो बेसिक जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होती है, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है, कि कभी भी अगर चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं तो वो हमेशा किस में ट्रांसफर होंगे, इंटीजर्स में ट्रांसफर होंगे। यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें और भी है, क्वार्क एंड एंटी क्वार्क का। मैं उसके ऊपर में अलग वीडियो बना करके अपने लिंक में डालूंगा, उसको आप देखिएगा। अभी आपको केवल ये समझना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या सिखाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिखाता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। हम आगे इस पे और भी न्यूमेरिकल भी करके इसको समझेंगे। जो तीसरी बात है हम लोगों को जो सीखनी है वो क्या है कि चार्ज की द थर्ड प्रॉपर्टी, कि चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्ज इज कंजर्वेटिव। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। इसके पहले हम लोगों ने कंजर्वेटिव वर्ड्स को सुना था एनर्जी के केस में। एनर्जी के केस में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताती थी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जो क्रिएट नहीं करी जा सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती।
केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करी जा सकती है, यहाँ पर भी है। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को भी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो सिमिलर सी बात है, क्या होगा यहाँ पे, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने कोई एक सिस्टम बनाया और इस सिस्टम में यहाँ पे कोई तीन पार्टिकल है, तीन चार्ज पार्टिकल है। मान लिया यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर है -1 कूलम का चार्ज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है, एंड द थर्ड इज -1 कूलम चार्ज। थोड़ी ही देर के बाद में बाय एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, मैं कोई भी इस पे एक्सटर्नल इफेक्ट देता हूँ। एक्सटर्नल इफेक्ट का मतलब चाहे इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, उन दोनों को एक्सटर्नल इफेक्ट बोला जाता है। जैसे मैंने अगर इसी भी एटम पे कोई भी इसी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट दिया, तो एक्सटर्नल इफेक्ट के बाद में यही सिस्टम कुछ इस तरीके से चार्ज को शो करने लगता है। पहला यहाँ पे जहाँ पे 3 कूलम था, मान लिया वहां पे 2 कूलम दिख रहा है, और तो दूसरे वाले सिस्टम पे मान लेते हैं कि 5 कूलम का चार्ज है। द क्वेश्चन इज कि जहां पे -1 कूलम चार्ज था, वहां पर कितना चार्ज होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारा जो कंजर्वेशन चार्ज का जो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी है, जो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है, वो क्या सिखाता है, बाय द कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, बाय दिस प्रॉपर्टी हम लोग क्या सीखेंगे कि इसमें जितने भी चार्जेस थे, एक्चुअली वो सम इसमें भी होने चाहिए, यानी कि 3 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस 1 कूलम शुड बी इक्वल टू 2 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस एक्स। तो अब हमें एक्स की वैल्यू निकालना आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। 3 to 5 minus 1 is equal to 4। यहाँ पे कितना हो गया बताइए, 7 plus x, then x is equal to 4 minus 7, then x is equal to -3 कूलम। यानी कि इस x के जगह पे कितना कूलम आने वाला है, माइनस का 3 कूलम। ये कैसे हुआ, ये हुआ बाय द कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अभी हम लोगों ने कितनी टोटल क्या क्या चीजें पढ़ लिया है चार्ज के बारे में, चार्ज की डेफिनेशन सीखी, चार्ज प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैसे होता है, बाय द कंडक्शन, बाय द इंडक्शन एंड बाय द फ्रिक्शन। फिर हम लोगों ने सीखी क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। फिर हम लोगों ने चार्ज के बारे में क्या सीखा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी में तीन मेनली प्रॉपर्टी मैंने डिस्कशन करी, एडिटिव, क्वांटाइज्ड एंड कंजर्वेटिव। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में तीन तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। दो चीजें होती हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर कभी भी चार्ज किसी भी बॉडी में लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे लेंथ में वायर होता है, ठीक उसी तरीके से कभी भी अगर चार्ज किसी भी बॉडी में लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हम लोग उसमें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमेशा ये चीज जानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक वायर है, ये पूरा लेंथ मान लेते हैं, इस पूरे वायर की जो लेंथ है दैट इज स्मॉल एल, एंड द टोटल चार्ज ऑन दिस वायर, अगर मैंने माना कि मैंने इस पे कोई भी चार्ज दिया है, एंड द नेट चार्ज इज क्यू, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि एल लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। तो अब हमें समझना होगा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे। एल लेंथ पे अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, देन पर यूनिट लेंथ पे कितनी चार्ज होगी, तो आप सबको पता है क्यू अपॉन एल। पर यूनिट लेंथ पे कितनी चार्ज होने वाली, क्यू अपॉन एल। क्यों होगा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ पे जितने भी चार्ज होगी उसी को हम लोग टर्म करने वाले हैं, क्या टर्म करने वाले हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। देन क्यू इज इक्वल टू कितना बताइए, क्यू अपॉन L is equal to lambda, with lambda is linear charge density। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Q की बात करूंगा, तो किस तरीके से Q के बारे में लिखा जाएगा, मैं इसको यहीं पे लिख करके बताता हूं। देन Q is equal to linear charge density into L। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मैंने लॉन्गिट्यूडनली किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो हमें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को समझना पड़ेगा। नाउ द सेकंड इज, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं। जैसे यहां तक मैंने किसके बारे में बात करी, यहां तक बात करी मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, एंड क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल।
ये है क्या? ये एक्चुअली चार्ज पर यूनिट लेंथ है। हम मान लेते हैं कि मेरे पास में इस तरीके से कोई शीट है। इस शीट पे बहुत सारे चार्जेस हैं। चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे निकालना क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली मैं लिखना हमें पढ़ना क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का आना जरूरी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है। हमने कंसिडर कर लिया कि टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए है। अगर मैं इसको किसी छोटे से पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मानता, किसी छोटे से पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए मानता, तो क्या करना पड़ता? हमें पूरे का एरिया इंटीग्रेशन ऑफ ए लेना पड़ता, या टोटल इंटीग्रल ऑफ होल इंटीग्रल ऑफ ए लेना पड़ता। यहाँ पे हमने टोटल का एरिया मान लिया कितना? ए है। तो हमारा जो लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। देन सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। देन चार्ज पर यूनिट एरिया के फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू कितना हो गया? सिग्मा इंटू ए। एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों को किसका यूज करना पड़ेगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों को किसका यूज करना पड़ेगा? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा लेंथ के रिस्पेक्ट में। और ठीक उसी तरीके से अगर मुझे तीसरी चीज में बात, अब अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जा रही है तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर क्या था बताइए? Q लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। जैसे यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो। रो इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी। रो इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, एंड द क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए? रो इंटू वी। ये तीनों चीजें आपके सामने हैं। हम लोग इसका यूज करते हुए अगले एक चैप्टर के बाद में हम लोग इसका यूज करते हुए देखेंगे। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसका यूज करेंगे।